एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं नेहा पोटनिस। इन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री के लगभग सारे ही एग्ज़ाम क्लियर करे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इनके बारे में और इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं इनसे। तो सबसे पहले नेहा, आप बताइए कि आप पहले अपने बारे में बताइए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। जी, तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम नेहा पोतनीस है और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया है और मेरा मास्टर्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कंप्लीट हुआ था 2021 में। फिर मैं 2023 अप्रैल से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बायो फील्ड से हैं। हाँ। ओके, मतलब आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपने लगातार हाँ। हर एक एग्ज़ाम क्लियर करा है, बहुत बड़ी बात है। और उसके जी। बाद आपने ये भी कहा कि आपने 2023 में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। उससे पहले हाँ। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बैंक का? नहीं, मेरा एक्चुअली मास्टर्स के बाद मैंने थोड़ा यूपीएससी प्रिपरेशन किया था। ओके। बट उसमें बैंकिंग एज सच थोड़ा कम था, मतलब जो हम एक्चुअली बैंकिंग जो सब्जेक्ट रहते हैं वो वहाँ नहीं होते हैं। तो एज सच आइडिया मुझे कुछ भी नहीं था। तो ओके। लास्ट ईयर से ही आइडिया ओके, स्टार्ट, तो मतलब मतलब बहुत बढ़िया है। प्रिपरेशन। तो हम ऐसा सोच सकते हैं आपकी बात सुन के कि एक बिगिनर जिसने अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा है तो वो भी आराम से बैंक का एग्ज़ाम निकाल सकता है, बहुत आराम से, अगर वो सही स्ट्रेटजी फॉलो करे तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल जेन्युइन हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं। ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो मैं ओलीबो लर्निंग सेंटर में पढ़ाता था। तो वहाँ पे ये खुद ऑफलाइन क्लास में आके मुझसे पूरा कोर्स इन्होंने करा है। सारा ही सब्जेक्ट के कोर्स इन्होंने वहाँ से करे हैं। ठीक है। और कोई अदर प्लेटफॉर्म जिसको आप फॉलो करते हो इससे, इसके अलावा? नहीं सर, प्रेपरेशन तो सारी क्लासेस से ही की थी, बस मॉक्स के लिए एक दो प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे। ऑलिव बोर्ड जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म था मेरा, बट बाकी कोई रिसोर्स नहीं यूज ओके, किया था। मतलब आपने पूरी अपनी टीचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास लगा के करी है, वो भी जो आप क्लास लगाते थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सब कुछ आपने हमारी क्लास से ही करा है। जी 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 ओके, सर। ठीक है। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, सीधा हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन जी आंसर कुछ स्टूडेंट के मैंने कलेक्ट करें, तो मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगा। आप अपने पर्सपेक्टिव से जैसा आपने सोचा, जो भी आपने करा, ठीक है, तो वो आप जी हमारे साथ शेयर करिएगा। मुझे लगता है क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी स्टूडेंट का सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है। जी तो जी सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब कोर्स करा, मतलब जब आप, अभी हम सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, फिर हम बाद में जाएंगे ऑल ओवर सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। हाँ। तो पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा कि हम हर बार देख रहे हैं, जो ट्रेंड चला आ रहा है, इंग्लिश की कट ऑफ बढ़ती जा रही है, सॉरी घटती जा रही है इंग्लिश की कट ऑफ। अगर इंग्लिश की कट ऑफ कम होती जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश का लेवल बढ़ रहा है। यस। और स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत इजी एग्ज़ाम था, इंग्लिश डुएबल था। अगर इंग्लिश डुएबल था तो कट ऑफ कम क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे यूं हैं कि जब आप इंग्लिश का कोर्स कवर कर रहे थे तो कवर आपने किस तरीके से करा, कैसे कवर करा, और आप क्या करते थे? जैसे आपने क्लास ली, क्लास के बाद आप क्या कर सकते थे, क्या क्या चीज़ें आपने करी, ये सारी चीज़ें एक बार आप बताइए। जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जी स्टार्टिंग टाइम है, इसमें बहुत सारे जी। स्टूडेंट अभी कोर्स कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है जो कर चुके हैं वापस से रिवाइज कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल जी। ज़ोर से बताइए, जब आप कोर्स सीख रहे थे तो आपने हाँ। कैसे सीखा, उसको कैसे देखा, कैसे इम्प्लीमेंट करा? जी, तो मेन तो था कि क्लासेस अटेंड करना अच्छे से, और सारे टॉपिक्स जितना हो सके उतना क्लासेस में ही कवर करना। तो जैसे एक लेक्चर हो गया, मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ा लिया सर ने, तो वही टॉपिक घर जाके मैं रिवाइज करती थी पहले तो। अगर कोई टेस्ट हो चुकी है उस टॉपिक पे तो उसे सॉल्व करती थी 2-3 बार, ताकि जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं या तो फिर सिली मिस्टेक्स बहुत होते थे कई बार, तो वो मैं इम्प्रूव कर सकूँ उस पे। सेकेंडली, इंग्लिश इन जनरल इम्प्रूव करने के लिए मैं रीडिंग बहुत करती थी। तो बुक्स हो या न्यूज़पेपर्स हो, वो मैं डेली करती थी, ताकि क्योंकि इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वोकेबुलरी का भी होता है। तो उससे न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ने से उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत हो जाती है। तो रिवीजन का यही था कि टॉपिक खत्म करो क्लास में, फिर उसको ही घर आके रिवाइज करो, और वीकली जो भी वीक में हो चुका है वो वापस से एक बार कर लो। ओके। ऐसा मल्टीपल रिविजन्स होने के बाद आई थिंक एक टॉपिक अच्छे से कवर हो ही जाता है। ओके,
तो आपका कहने का मतलब ये है, जैसे कि सपोज करिए हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर था, जो कि शायद मैंने स्टार्ट करा था, वो था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो सबसे बेसिक चैप्टर रहता है। तो हम्म जैसे ही आपने वो चैप्टर कंप्लीट करा क्लास के अंदर, तो सबसे पहले आपने हम्म जाके उसको वापस से रिवाइज करा जितना भी यस। आपने सीखा था। हाँ उसके बाद आपने गूगल से या कोई जो टेस्ट मैंने प्रोवाइड कराए थे वो टेस्ट आपने लगाए। हाँ उसके यस। बाद आपने उसको वापस से वही टेस्ट 2-3 बार और दिए, हाँ जिससे कि आपके माइंड में वो सारे रूल्स फिट हो जाए। फिट हो उसके जाए बाद जैसे ही ये। वो चैप्टर खत्म हुआ, या पूरे एक वीक में जितना भी आपने कोर्स इंग्लिश का करा, उसको आपने एक बार रिवीजन कर लिया, हम्म क्योंकि ये। यहाँ पे सैटरडे संडे क्लास होती नहीं थी, तो सैटरडे संडे यस। आपको टाइम मिल जाता था अच्छा, कि आप हाँ पूरा रिवाइज कर लें, ऐसा। हाँ और यस। आपने एक और बात तो यहाँ पर बोली कि आप रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो जी। रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे डेली? द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ती थी। द हिंदू। बहुत डिटेल में नहीं, वैसे तो हेडलाइंस पढ़ती थी, बट एडिटोरियल जो रहते थे ओके। उनको थोड़ा डिटेल में करती थी, क्योंकि एग्जाम्स में खासतौर पे मेंस पे उसी से पैसेज यूजुअली न्यूज़पेपर्स का ही उठाया जाता है। तो अगर आपको यही से आदत, मतलब प्रेपरेशन फेज में ही अगर आदत लग जाए एडिटोरियल पढ़ने की, तो बहुत बेनिफिट हो जाता है मेंस के टाइम पे। ओके ओके, और आपने बुक्स का भी नाम लिया, कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे, अगर आपको कुछ याद है तो? सर थोड़े नॉन फिक्शन फिक्शन ऐसे मिक्स थे, कोई एक स्पेसिफिक टाइप नहीं था बुक्स का। ओके बस कोई इंटरेस्ट जिसमें था वही मैं पढ़ती थी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो फिर वो मन ही नहीं होता था पढ़ने का। तो ओके इससे अच्छा मेरा था कि जिसमें इंटरेस्ट है वो बुक्स पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ दो, तो ओके। ऐसे बैलेंस। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अगर आपका इंटरेस्ट है किसी बुक्स में तो पढ़ लो, ऐसा हाँ। कंपलसरी नहीं है कि बुक्स पढ़ना है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट कुछ भी बुक्स उठा लेते हैं और उसको फालतू में पढ़ने लगते हैं। तो मेरा शुरू से हम्म, पर्सपेक्टिव रहा है, जैसा कि मैं क्लास में ही बताता हूँ, कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो इनफ है, क्योंकि हाँ पेपर न्यूज़पेपर में से बनेगा, वोकेबलरी yes, न्यूज़पेपर में से बनेगी। कई जी। बार क्या होता है, बुक्स के अंदर ऑथर जो होते हैं अलग अलग, मतलब आप कह सकते हैं एक अलग अलग उनकी लैंग्वेज होती है, एक अलग कंसेप्ट होता है, वो कहीं बार वो जी टफ कंसेप्ट भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसके कारण मुझे जी लगता है थोड़ा जी। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। लेकिन न्यूज़पेपर एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो हाँ करता है, ग्रामर भी अच्छे से फॉलो करता है। हाँ तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हाँ, अगर कोई ऐसी बुक है जो आपका मन है बहुत ज़्यादा कि हमें पढ़ना चाहिए, तो आप हाँ। वो न्यूज़पेपर, सॉरी, वो बुक आप पढ़ सकते हैं, कोई सर दिक्कत नहीं। बुक्स का मेरा पर्पस यही था कि न्यूज़पेपर कैसा होता है कि सब लोगों को स्टार्टिंग में बहुत टफ है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है और सब्जेक्ट भी ऐसा होता है कि समझने में टाइम है। तो बुक से क्या हो जाता है, पहले बात तो आपका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है पढ़ने का, ओके बुक्स नॉर्मल बुक्स पढ़ने से। और एक ओके कंफर्ट आ जाता है लैंग्वेज के साथ, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब एजुकेशन इंग्लिश में नहीं हुआ होता, तो उनको वो कंफर्ट भी नहीं होता है उतना इंग्लिश से। तो मुझे लगता है बुक से थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद शिफ्ट करने में थोड़ी ईज हो जाएगी उनको, न्यूज़पेपर या तो कोई अच्छा और मतलब मटेरियल अगर उनको मिल जाए तो। ओके। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कोई पर्टिकुलर फिक्स न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, आप पहले हेडलाइन हम्म। पढ़ते हैं, फिर एडिटोरियल को बहुत इन डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल में या जब आप पढ़ते हेडलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कोई मन हुआ चलो ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं, तब आप उसको रीड करते हैं। हैं? हाँ। ठीक है। और फायदा भी है न्यूज़पेपर पढ़ने का, जीए में बहुत हेल्प हो जाती है, ओके। क्योंकि फिर मतलब डबल फायदा है, आपका जी इंग्लिश भी जी। अच्छा हो जाता है और जीए में भी आपको बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि अभी जीए भी काफी ट्रिकी आ रहा है। तो अगर न्यूज़पेपर भी आपका एक सोर्स है तो अच्छा हो जाएगा उससे। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं कि इन्होंने बताया कि ये रीडिंग के लिए सिर्फ दो सोर्स फॉलो करते हैं, एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर आप द हिंदू नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपका मन है, ऑप्शनल है ये, तब आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपकी रीडिंग में फ्लुएंसी भी आ जाएगी, रीडिंग स्पीड भी तेज होगी, और वोकेबलरी भी सीखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो स्टूडेंट का बार बार आता है, कि वोकेबलरी को आपने कैसे टैकल करा, वोकेबलरी आपको कभी ऐसा नहीं हुआ वोकेबलरी के कारण आपको कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिली, आपसे क्वेश्चन नहीं बने, तो आपने वोकेबलरी को लेके आपका क्या माइंडसेट था? हाँ सर, शुरू शुरू में काफी प्रॉब्लम्स होते थे वोकेबलरी को लेके, मतलब जितना भी न्यूज़ पढ़ लो ऐसा कोई वोकैब आ ही जाता था जो कभी सुना ही नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करती थी कि मैं अगर जो भी पढ़ूं, मतलब मॉक हो न्यूज़पेपर हो, अगर कोई ऐसा वर्ड मिले जो कभी नहीं सुना या कुछ ये आ सकता है ऐसा कुछ लगा, तो मैं ऐसे बुक में मैंने नोट्स बनाए थे कि उस वर्ड और उसका मीनिंग। ओके और ये जो पूरी लिस्ट थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, ऑलमोस्ट 250-300 वर्ड्स मेरे हो चुके थे एंड ओके। एंड तक। तो ये लिस्ट मैं बार बार रिवाइज करती थी। और इसके साथ मैंने एक एडिशन भी किया था, जैसे कोई एक वर्ड है जो पहली बार सुन रहे हो, उसका मीनिंग तो लिख लिया, बट उसका प्लूरल फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म भी मैं लिख लेती थी, क्योंकि ओके। कई बार इसके एरर भी बहुत बनते थे एग्जाम में। जैसे इंडेक्स एक मुझे याद है, हम्म।
उसका प्लूरल इंडाइसिस होता है। यस। बट अगर इंडेक्सेस भी सही लगता है मतलब पढ़ने हाँ में, हाँ बट वो गलत है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। जो छोटे छोटे चीजें है वो भी मैं मतलब लिख लेती थी ताकि वो याद रहे एग्जाम तक कि ऐसा होता है ओके, तो करके। मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जैसे बोला तो वोकेबलरी का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई शॉर्टकट नहीं है। वोकेबलरी आपको लिखनी पड़ेगी प्रॉपर, चाहे वो 200 वर्ड हो, 300 वर्ड हो, 400 हो, और आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। यस। आप कैसे रिवाइज करते थे? कुछ ट्रिक्स, मतलब कैसे, कितने दिन में कैसे रिवाइज करते थे, कुछ बताना चाहेंगे? सर रिवीजन एक बार लिस्ट बन गई थी तो मैं 10 10 वर्ड्स का सेट बनाती थी डेली, तो वो 10 वर्ड्स ओके। करती थी। और मतलब अगर कुछ वर्ड बहुत ही ट्रिकी है जो याद ही नहीं होगा, तो मैं गूगल कर लेती थी और उसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेती थी कि नॉर्मल हम जैसे बात करते हैं उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो ओके अगर ऐसे कर दो तो अच्छे से याद भी हो जाता, तो ऐसे 10 10 वर्ड्स करके ही वो किया था मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर हमें वोकेबलरी अच्छी करनी है तो हमें अपडेट रहना पड़ेगा न्यूज़पेपर के थ्रू। जी। प्लस जो भी हम्म। आपकी लिस्ट बनती जा रही है, बनती जा रही है, उसको आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप 10 10 वर्ड्स करके याद करो, 5 वर्ड्स याद करो, 20 करो, जैसे भी करो। तो जी। ये जो वोकेबलरी और जो रीडिंग का कंसेप्ट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है, रीडिंग तो करनी पड़ेगी, बिना रीडिंग के बैंक का एग्जाम निकलेगा नहीं। और रीडिंग आप ऑथेंटिक सोर्स से करो, न्यूज़पेपर से करो, और उसमें जो भी वोकेबलरी आ रही है या जो भी इंपॉर्टेंट आपको वोकेबलरी मॉक में लग रही है, जो कोई टीचर आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड वोकेबलरी आप लिख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। तो वोकेबलरी को लेके बस इतना ही आप कहना चाहेंगे, है ना? जी। और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, वोकेबलरी सीधी सी बात है, आपको करना हाँ ही पड़ेगा, इतना स्ट्रगल तो वोकेब के साथ करना पड़ेगा। और फिर भी मान लो कभी एग्जाम ऐसा हुआ जिसमें वोकेबलरी बहुत ज़्यादा टफ आ गई, तो आप क्या करते थे? सर मैं तो मतलब पहले तो मतलब अटेम्प्ट्स मेरे बहुत लिमिटेड रहते थे, मैं गेस वर्क 1 या 2 क्वेश्चन के ऊपर नहीं करती थी, इसलिए मेरा एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस रहता था। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको छोड़ ही देती थी, क्योंकि मुझे ओके नहीं लगता कि इस केस में रिस्क, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा इंग्लिश वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था। तो मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकती थी रिस्क लेना, ओके ओके। बाकी सब्जेक्ट में मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन किसी का अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो वो अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में मैनेज कर सकता है तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ना ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैं भी बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आपको पता है, 100% श्योर है, आप ये ऑप्शन आएगा ही आएगा, तभी आप टिक करिए, नहीं तो आप स्किप करिए। तो आप वही जी। स्ट्रेटजी के साथ गए हैं हर एक एग्जाम में, ऐसा मैं बोल सकता जी। जी। हूँ? ओके, यस सर। ठीक है। तो अब मेरा ये सवाल है जो कि स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं हमें, इन्होंने सारे ही एग्ज़ाम क्लियर करें, बस आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री इनसे नहीं हो पाया था। ठीक है, वो इनका बैड लक था, बैड लक तो नहीं कहूँगा मैं कहूँगा इनके लिए गुड लक था वो। क्योंकि अगर बाय चांस वो भी निकल जाता तो इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता था, और हो सकता था इनसे फिर सारे एग्ज़ाम नहीं निकलते। तो उस एग्ज़ाम में इन्होंने समझा क्या, इन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, क्या माइंडसेट रहता है एग्ज़ाम देते समय, स्पीड नहीं बनी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने टैकल करी, बाद में उसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उन्होंने सारे एग्ज़ाम निकाले, तो ये कुछ भी बात अगर बोलेंगे तो उसमें वेट होगा, एक उसमें फीलिंग होगी, एक माइंडसेट होगा उसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए आप इनको बहुत जेन्युइनली फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सामने की बात है। एक ऑनलाइन स्टूडेंट होता है और एक ऑफलाइन स्टूडेंट होता है। ऑफलाइन स्टूडेंट को हम देख सकते हैं, हम उसके एक्सप्रेशन, उनकी रेगुलरिटी चेक कर सकते हैं, कौन कितना आ रहा है, कितना अटेंटिव है, कौन कैसे हमारे बातों को सीरियसली ले रहा है, कौन अवॉइड कर रहा है। तो मैंने इनके अंदर वो सारी खूबियाँ देखी हैं जो एक सिंसियर स्टूडेंट में होती। और देखो आज उनका रिजल्ट भी आपके सामने है, मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ आप इनकी सारी बातों को फॉलो करो, एक बार ट्राई ज़रूर करें। और आप भी एक दिन मेरे सामने बैठे और मैं आप लोग का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है कि क्या ग्रामर और जो रूल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करने में, या ये ऐसी सुपरफिशियल चीज़ें हैं? क्या रीडिंग से हम पूरा इंग्लिश सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं? ग्रामर और रूल्स करना ज़रूरी है, क्या लगता है? ग्रामर और रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि रीडिंग पे मैंने शुरुआत में कोशिश की थी जो कि मेरे बने भी नहीं थे, क्वेश्चन बहुत गलत होते थे। फिर सर ने मुझे बताया था कि कैसे हम ग्रामर और रूल्स यूज करके वो क्वेश्चन को करेक्ट भी करेंगे, और बहुत जल्दी वो करेक्ट हो जाता है। मतलब स्पीड बहुत मैटर भी करता है प्रीलिम्स लेवल पे स्पेशली। तो इस सिचुएशन में अगर आप रीडिंग पे करते हो तो गलत हो जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है। तो ग्रामर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। ओके,
तो मतलब ग्रामर्स के अगर अपन रूल्स कर लेते हैं तो रीडिंग से हमें कम टाइम लगता है और हम कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये बेनिफिट हमें मिलता है। अच्छा, तो इसी से जी। रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, ठीक है, अदर हम्म। जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपका पहले माइंड क्या काम करता है कि मैं उसको रीड करूं या मैं उसको ग्रामर से करूं? क्या लगता है आपको, कैसे आप उसको अप्रोच करते हैं? सर पहले पहले तो रीडिंग के बेसिस पे करती थी, बट जब मैं सीखी और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो मैं ग्रामर के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस करने लगी थी फिर उसके बाद। ओके, तो आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आई कि अचानक से रीडिंग से आप ग्रामर में शिफ्ट हुए? क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और आपने उसको ओवरकम कैसे करा? तो शुरुआत में तो एक तो मतलब हमें आदत नहीं रहती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम जाते तो पढ़ने ही लग जाते हैं। तो हाँ, शुरू शुरू में बहुत इनहिबिशन लगता था, टाइम लगता था बहुत ज्यादा, बट प्रैक्टिस के थ्रू एक क्वेश्चन सेट लेके उसको सिर्फ ऐसे ही माइंड को कंडीशन करना है कि ग्रामर से ही करना है, ऐसा कर करके फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, फिर वो आदत, वो हैबिट में आ गया। हैबिट में आ गया। हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमें ग्रामर और रूल्स तो कंफर्म करना ही पड़ेगा, उसके बिना फिर आप जी निकाल जी लोगे, प्री बिल्कुल। निकाल लोगे, मेंस भी निकाल लोगे, लेकिन बहुत मिनिमम स्कोर आएगा, मतलब शायद आप कट ऑफ ही निकाल पाए उस टाइम लिमिट में। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आप चाहते हैं जी इंग्लिश जी में अच्छा बिल्कुल। स्कोर करें, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज भी ज़्यादा है, हर एक एग्जामिनेशन में इंग्लिश का वेटेज लगभग आप कह सकते हैं 30% से ऊपर है सभी एग्जाम में, अगर अपन माने यस। तो। और मेंस में तो और भी ज़्यादा वेटेज हो जाता है। मेंस में 40 मार्क्स का आता है इंग्लिश, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी आता है, सब में हेल्प करता है कहीं ना कहीं इंग्लिश। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रामर्स और रूल से करते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो आपने फिर यही हाँ। बात मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, तो आपने इतने सारे रूल्स कैसे याद रखे? आप बार बार रिवीजन करते थे? पूरा सिलेबस होने के बाद आपने कैसे रिवाइज करा? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आपने ग्रामर्स के रूल्स को रिवाइज करा। जैसा कि मुझे याद है, आई थिंक तो कि जब आरआरबी पीओ का एग्जाम आने वाला था उससे पहले हमने इंग्लिश का कोर्स खत्म कर दिया था, पूरा हो गया था अपने बैच में, जिस बैच में जी। आप थे। तो मैंने लगभग एग्जाम से शायद 1 मंथ पहले, या शायद 10 या 12 डेज पहले ही हुआ था, मुझे इतना याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मुझे हाँ। याद है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारा कोर्स आराम से हो गया था, उससे पहले ही हो गया था। यस। ठीक है, तो अब आप बताइए आपने कैसे पूरा जी रिवाइज करा उस कोर्स को, जो आपने सीखा था, और क्या चीज़ आप डेली बेसिस पे करते थे इंग्लिश को लेके? जी। तो जैसे एक टॉपिक हो चुका है, जैसे नाउन फॉर एग्जाम्पल हमने टॉपिक किया, पूरा हो गया वो टॉपिक, उसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। जैसे सर ने एक रूल एक्सप्लेन किया कि ये इस तरह से किया जाता है, तो वो रूल मैं नोट डाउन करती थी, ऐसे मैंने लिस्ट बना दी थी रूल्स की। तो जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो जाता है, वो रूल्स बार बार 2-3 बार पढ़ लेती थी। और फिर जो सर ने पेपर दिया होता है, क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट हो चुके होते हैं, तो वही टेस्ट मैं वापस लेके बैठती थी। और फिर जहां मेरा गलत होता था, वहां मैं चेक करती थी कि क्यों गलत हुआ और कौन सा रूल मैंने गलत लगाया या नहीं लगाया था उस वक्त। तो ऐसा कोरिलेट कर करके मैं 2-3 टेस्ट जो हमारे क्लास में हुए रहते थे उनको वापस से करती थी। और फिर ऐसा करने के बाद, और अगर आप हर टॉपिक के बाद वो रूल्स कर रहे हो, बीच बीच में टेस्ट के टाइम भी अगर आप टेस्ट के एक दिन पहले आप रूल्स पढ़ रहे हो, तो ऐसा करके 50% रूल्स तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। मतलब ऐसे कंपलसरी याद भी नहीं करना होगा, वो बस हो जाएंगे आपसे। मतलब एक आइडिया लग बाकी जाएगा, एक आइडिया लग जाता है। हाँ, मतलब आपको समझ आ जाएगा। और बाकी के जो रूल्स बचेंगे वो वही है कि मतलब प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस ही होगी कि आप हर वीक उन रूल्स को रिवाइज करते रहो। या जैसे आप मॉक दे रहे हो, तो उसमें आप बहुत रूल्स यूज करते हो, तो अगर आपका क्वेश्चन सही भी आ जाता है, तो भी वापस से रूल्स एक बार चेक करो कि हमने सही लॉजिक लगाया है या नहीं लगाया है, क्योंकि ओके। बहुत बार तुक्के से भी सही हो जाता है जी जी क्वेश्चन। जी। तो इससे वापस से वो रूल्स कर करके वो हो जाएंगे फाइनली। इतना मतलब वो लोड नहीं है रूल्स, आपको स्टार्ट में लगेंगे बहुत टॉपिक्स और बहुत रूल्स है, बट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो मतलब टिप ऑफ द टंग पे हो जाएंगे सारे रूल्स, तो उतना टेंशन मत लो। ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है, अगर हमने एक बार पूरा कोर्स कर लिया है इंग्लिश का, तो हम हम्म। एक बार वापस से स्टार्ट करें। जैसे नाउन चैप्टर अगर अपन ने लिया है सपोज, तो नाउन की पीडीएफ एक बार वापस से उसको देख लें, और यस जो भी टेस्ट यस। दे रखे हैं, तो वो टेस्ट, हाँ। ये मैं सोचिए कि हमने टेस्ट दे दिए तो अब नया ही टेस्ट दें अपन,
तो एक बार उसी टेस्ट को वापस से गो थ्रू कर ले। जी और आप क्यूज डेली देते हैं, आप मॉक देते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें जो भी रूल्स आ रहे हैं, जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 आया और आपको पता है नाउन का ये वाला रूल लग रहा है, तो आपने उसको टिक कर दिया। फिर जब आप उसका एनालाइज करेंगे तब भी जाके देखिए जो आपने सोचा है क्या वही लगा है या तुक्के से वो सही हो गया। तो ये जी आप कहना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जी। जो रूल्स आपको याद है वो वापस जब आप देख रहे हैं आंसर में, सॉल्यूशन में, तो वो वापस से और पक्के होते जा रहे हैं, वापस से जी रिवाइज हो रहा है और वो और ज़्यादा पक्के हो रहे हैं। और जो रूल्स ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, तो उसके सॉल्यूशन से जाके उसका रूल्स रिवाइज कर लें। तो हाँ ऐसा अगर अपन बार बार करेंगे तो लगभग, अगर हमने ऐसी प्रैक्टिस, अपना ये माइंडसेट बना लिया ऐसी प्रैक्टिस करनी, तो हमारे से सारे रूल्स हमारे पास फिंगर टिप्स पे याद होंगे। ठीक है। जी तो आप लोगों को रूल्स, जो भी स्टूडेंट वापस से रिवाइज कर रहे हैं कोर्स को, या ऐसे स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, पूरा कोर्स हो जाने के बाद भी पूरे कोर्स को वापस से रिवाइज करते चलना है। कोर्स में सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन, और ग्रामर में आई थिंक मैंने सिर्फ 6 या 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी है जिसके बारे में मैंने पूरे रूल्स और कंसेप्ट दिए। मैंने आपको यही बताया कि एडवर्ब इतना कोई डिटेल में मत पढ़िए, एडवर्ब जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए, है ना। प्रिपोजिशन सिर्फ याद करिए, प्रिपोजिशन कुछ कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, प्रिपोजिशन जो होती है फिक्स प्रिपोजिशन याद करने वाली चीज़ है। तो जो भी मैंने आपको बताया वो सब यूजफुल है, बस आप उसको डेली बेसिस पे रिपीट करिए। जब आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक रिपीट करिए, पूरा कोर्स अगर हो गया है तो पूरे कोर्स को रिवीजन में लेकर आइए। ऐसा करते जी रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा कोर्स को कैसे रिवाइज करें उसका डाउट क्लियर। अब एक और क्वेश्चन ये आ रहा है स्टूडेंट का कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी मॉक दिया, कोई भी क्विज दिया, तो फिर क्विज और मॉक सबमिट करने के बाद हम एनालाइज कैसे करें, बेटर एनालाइज कैसे होगा, बेस्ट से बेस्ट एनालाइज। जी। तो पहले तो मुझे भी नहीं आता था कि कैसे एनालाइज करना है। मैं तो बस मतलब मार्क्स देख लेती थी कि एक्यूरेसी ठीक ठाक है ना, बस उतना ही था। फिर सर ने हमारे बहुत बार सारे प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्लास में एनालिसिस करवाए थे टेस्ट के। हमने साथ में मिलके टेस्ट भी दी थी और एनालिसिस भी सर ने सिखाया था कि कैसे करना है एक एक क्वेश्चन का अच्छे से। तो उन्होंने जो मेथड एक बार समझाई थी तो वो मैंने घर जाके ट्राई की थी कि मतलब जो क्विज मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ उसको ही सॉल्व करना ट्राई किया था। तो उससे मुझे समझा एक एक क्वेश्चन को डिटेल में कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या गलतियां हो सकती थी, क्या क्या हम मैंने जैसे बहुत टाइम लगाया होगा बट सर की ट्रिक की वजह से 2 मिनट में हो गया वो क्वेश्चन ऐसे। ओके। तो ऐसे जैसे मैंने एनालाइज किया था। ओके, जैसा कि फिर आप ये जी कहना चाह रहे हैं कि जो मैं अभी जैसे मॉक सॉल्यूशन करवाता हूँ, जो आपने वो मॉक सॉल्यूशन जब आपने एक बार एक्सपीरियंस करा, आपने देखा, तो आपने ये देखा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किस जी तरीके से मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ। तो सेम आपने वो चीज़ घर पे प्रैक्टिस करी, उसी जी जी। मॉक को करा आपने वापस से प्रैक्टिस, या कोई नया मॉक ओपन करके करा। सर उसी को भी करा और नया को भी करा। मतलब मैं चेक ओके। करती थी कि आप जिस तरीके से अप्रोच करते थे क्वेश्चन को, ओके। आपका मेथड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और मतलब सिंपली आंसर आ जाएगा। जी। मैं थोड़ा टाइम लूंगी या तो फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज करूंगी जिसमें ओके। टाइम भी जाएगा और एरर होने के चांसेस भी बहुत हो जाते हैं। ओके। तो ओके। फिर उस हिसाब से मुझे समझ आ गया कि अगर आप आरसी भी कर रहे थे तो पहले मैं क्या करती थी कि पूरा आरसी पढ़ लूंगी फिर क्वेश्चंस करूंगी। लेकिन आपके छोटे छोटे ट्रिक्स थे कि कैसे आपको कीवर्ड्स देखने होते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो बस कीवर्ड देख के किसी तरह फास्ट होगा। तो वो सब मैंने समझ लिया था और फिर उसी स्टाइल से मॉक भी सॉल्व करती थी मैं और उसका एनालिसिस भी वैसे ही करती थी जैसे आपने सिखाया था हमें। ओके, इसी के ऊपर मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि मैं अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो पिलियम्स कारसी होता है, पिलियम्स कारसी, उसको पूरा रीड नहीं करना होता है। पूरा रीड जी करेंगे तो इतना टाइम एग्जामिनर देता नहीं है हम्म। कि हम पूरा रीड करके आंसर कर दें। तो एक बार आप बताएंगे, देखिएगा आप लोग इनके मुंह से खुद सुनिएगा कि आपने कौन कौन से मेंस दिए। मेंस दिए मतलब आपने प्री निकाला तभी मेंस दिए। तो एक बार जी आप जी। अपने मेंस गिनवा दीजिए, कौन कौन से आपने मेंस दिए स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क मेंस इन्होंने दिया, ओके। हाँ उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस और क्लर्क। हाँ आईबीपीएस पीओ, ओके। एसबीआई क्लर्क, ओके। एसबीआई पीओ, ओके। आरबीआई असिस्टेंट। ओके। बाकी बस सर इंश्योरेंस के तो एक ही एग्जाम थी तो वो हो ओके। गई। आईडीबीआई भी आपने दिया था एक। हाँ आईडीबीआई भी आईडीबीआई। दिया। तो मतलब आप देख पा रहे हैं अभी लिस्ट में जो इनको याद है, इनके 8 मीन्स इन्होंने दिए, 8 एग्जाम के मीन्स दिए हैं।
ठीक है। तो इन 8 मेंस में जो भी 8 एग्जाम इन्होंने दिए हैं इन सभी में इंग्लिश आती है। अगर ये मेंस पे गए हैं तो इन्होंने प्री भी दिया होगा, तो प्री क्लियर करके निकले। और ये खुद कह रहे हैं कि अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप कीवर्ड से पकड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट का, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट का ये कहना है कि सर वहाँ पे कीवर्ड्स मिलते नहीं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ कि कीवर्ड्स मिले नहीं? और मैंने भी ये बोला कि हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में मिलेगा। तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा इसको देख के? हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस में मिल जाता है कीवर्ड डेफिनेटली। और सर इसका यही मैं एक सोल्यूशन बोलूंगी कि प्रैक्टिस ही है, क्योंकि आप पहली बार आरसी देखते हो, मतलब मेरी भी मैं बोल रही हूँ कि बहुत एक तो बड़ा होता है, और अगर स्टोरी बेस्ड है तो फिर भी आपको लिंक कर सकते हो। बट अगर ऐसे न्यूज़पेपर बेस्ड आ जाता है तो वो समझने में ही बहुत टाइम चला जाता है। और हर बार हर आरसी समझना जरूरी नहीं होता, बस आपको वो क्वेश्चन देख के उसका कीवर्ड ढूंढ के आंसर आ जाता है। तो हाँ, कीवर्ड मिल जाते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस ही एक आंसर है उसके लिए, कि अब जितने आरसी सॉल्व करोगे। और मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हर एक का मतलब पैटर्न अलग होगा। बट मैं आरसी लास्ट में रखती थी हमेशा। सारे क्वेश्चन हो जाने के बाद लास्ट में आराम से आरसी पढ़ती थी, ताकि टाइम भी हो अच्छा, और जल्दी जल्दी ना हो, ताकि गलत हो जाएगा फिर उसकी वजह ओके से। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, इन्होंने कहा कि आपको कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में जो एग्जामिनर आरसी बना रहा है उसको भी पता है कि स्टूडेंट पूरा आरसी करके सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। हाँ, अगर टाइम बढ़ा दे वो तो हम जरूर रीड करके आरसी करेंगे, लेकिन टाइम कम है तो हमें कीवर्ड देख के ही क्वेश्चन करने चाहिए। और मान लो किसी किसी क्वेश्चन में आपको कीवर्ड नहीं भी मिल रहे, तो भी क्वेश्चन पढ़ के आइडिया हो जाता है इसी पैराग्राफ में मिलेगा या इस पैराग्राफ में पढ़ेगा। तो आप उस पैराग्राफ को रीड कर लो, पूरा आरसी क्यों रीड करना? ठीक है। और फिर भी अगर आपके एग्जाम में या फिर आपके मॉक में कोई ऐसा आरसी आ भी जाता है जो पूरा ही इनडायरेक्ट है, तो फिर वो सभी के लिए टफ है। फिर आप उसको पूरा प्रॉपर रीड करिए फिर आंसर करिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है। जितने मीन्स इन्होंने दिए मैंने उनसे ज़्यादा दिए, क्योंकि ये इस साल आए हैं प्रिपरेशन करते हुए। मैं इनसे पहले से एग्ज़ाम देते आ रहा हूँ, तो मैंने इनके साथ वाले सारे मीन्स दिए, इनसे पहले वाले भी मीन्स दिए। तो अगर मैंने मीन्स दिए तो मैंने प्री क्लियर करा हुआ, और प्री के अंदर मैं हर एक मॉक में, हर एक एग्जाम में मैं प्री में कीवर्ड ढूंढ के ही आंसर करता हूँ। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। और अगर मान लो लास्ट में आपके पास कोई इंडायरेक्ट क्वेश्चन बच भी गए तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बचता है, 2 से 3 मिनट आराम से बचते हैं। अगर आप मेरी अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं, सीधा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम ज़रूर बचेगा। तो फिर आप वो इंडायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 मिनट में रीड करके कर लो। तो उससे क्या होगा, आपने जब कीवर्ड देख के आंसर लगाया ना, वो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मान लो एक आरसी के अंदर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप उसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हो ना, तो 5 के 5 करेक्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप क्रॉस चेक करके आंसर लगा रहे हैं ना, आप कीवर्ड देख के आंसर लगा रहे हैं, तो फिर एक्यूरेसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाती है आपकी। ठीक है। तो आरसी को लेके टेंशन मत लीजिएगा, प्रीलिम्स के आरसी आप कीवर्ड से करिएगा। और जो मैं आपको अप्रोचेस बताता हूँ उसकी बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस के बिना कोई भी टॉपर नहीं बन सकता। ठीक है। चलिए, ये हो गई प्रीलिम्स के मेंस आरसी की बात। अब अगर अपन मेंस के आरसी की बात करें तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहती है? मेंस का आरसी सर मैं थोड़ा पढ़ती थी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते थे उसमें, और टाइम भी अच्छा जाता था क्योंकि आरसी टफ रहता था। तो वही थी कि बाकी सारे आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, लास्ट में आरसी में रखती थी। और आरसी में भी मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि अगर मतलब किसी वर्ड का मीनिंग पूछ रहे या सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहे, वो मैं सारी चीजें पहले कर लेती थी। फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस करती थी जिसमें एक्चुअली कुछ डेटा पूछा है या कुछ स्पेसिफिक चीज पूछी है, तो वो मैं वैसे अप्रोच करती थी। ओके ओके। तो देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा अगर मान लो मेंस का आरसी आ रहा है, तो जैसा कि इन्होंने जो अप्रोच चुनी है वो बहुत बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। इन्होंने क्या देखा, पहले मैं सिनोनिम एंटीनोम कर लूँ। सिनोनिम एंटीनोम करने से क्या होगा, पर्टिकुलर वो 1-2 लाइन ही रीड करनी पड़ेगी, पूरा आरसी रीड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मान लो 2 क्वेश्चन भी आ गए सिनोनिम एंटीनोम्स के, तो बिना आरसी पढ़े 2 मार्क्स हम ला सकते हैं। मान लो 2 मार्क्स नहीं ला पा रहे तो 1 मार्क्स तो ला सकते हैं। एक मान लो नहीं भी बना, वहाँ पे वो कैब अच्छी आ गई, नहीं भी बना तो 1 मार्क्स आ गया बिना रीड करे। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि डाटाबेस क्वेश्चन उठा लो। डाटाबेस मतलब कहाँ पे कोई परसेंटेज की बात बोली गई है, कोई डाटा पूछ लिया गया है, तो उसमें भी आरसी रीड करने की जरूरत नहीं, कीवर्ड ढूंढ के आप उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है और मुझे लग रहा है कि और अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब मैं उस पर्टिकुलर उस आरसी में जाके उस पैराग्राफ को या उस पूरे आरसी को जाके रीड कर सकता हूँ, फिर उनके आंसर दे सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा अगर आप अप्रोचेज यूज़ करते हैं तो जो हम रूल सीखते थे, जो मैंने आपको क्लास में रूल सिखाए, जो अपने पूरे कोर्स के दौरान रूल सीखे, क्या वो मेंस में भी आपके उतने ही हेल्पफुल हुए जितने प्री में हुए थे?
जी सर, बहुत हेल्पफुल। मेंस में तो और हेल्प होती थी क्योंकि पेपर भी बड़ा होता है, तो उसमें भी सिलेक्ट करना क्वेश्चंस, तो वो भी एक टास्क होता है, तो उसमें तो रूल्स की बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। ओके। तो आपने ये देखा कि जो रूल्स होते हैं वो रूल्स होते हैं, वो प्री और मेंस के लिए नहीं बने होते। रूल्स रूल्स है, बेस बेस है। अब जैसे टेबल्स है मैथ्स के अंदर, अब टेबल आप प्री के क्वेश्चन में भी वही टेबल लगाओगे, मेंस में भी वही लगाओगे, ऐसा तो है नहीं। प्री के लिए अलग टू का टेबल आएगा और मेंस के लिए अलग टू का टेबल आएगा, तो टेबल वही रहता है। ऐसे ही मेंस के जो रूल्स होते हैं, जो प्री के रूल्स होते हैं, सेम होते हैं, बस लेवल थोड़ा सा इसलिए बढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं जिससे कि आपको टफ लगे। जो लोग अप्रोच से नहीं जा रहे हैं, रूल से नहीं जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगे, टाइम टेकिंग लगे। तो हमें यही सीखना है, हमें स्ट्रैटेजी ऐसे मेंटेन रखनी है कि हमें जो क्वेश्चन ग्रामेटिकली बन पा रहा है उसमें टाइम नहीं देना है, उसको जल्दी से क्लिक करना है, निकलना है। और अगर रूल्स आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में आके उसको देख लेना। ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, ठीक है, मैं वो भी जी आपसे सर। पूछ लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये भी है काफ़ी स्टूडेंट का कि जब मैं उनको मॉक सॉल्व करवाता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि मैंने आपको मॉक सॉल्व करवाए, तो आपने घर जाके उनको देखा, खुद उसको वापस से करा, फिर और भी नए मॉक आपने लगाए। तो कुछ क्वेश्चन का मानना ये है कि सर जब आप कराते हैं तब तो वो ईजी लगता है, लगता है बहुत ईजी है, लेकिन जब हम घर पे जाके करते हैं तो टफ हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? शुरू शुरू में सर होता ही है ऐसा, ओके। क्योंकि मतलब इंग्लिश में आप जितना पढ़ लो, बट बैंकिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश की, वो काफी अलग है मतलब आपके नॉर्मल लैंग्वेज से। तो वो एक समझना कि क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे मॉक्स को करना है, तो शुरू में टफ हो ही जाता है। बट आई थिंक वही सर, प्रैक्टिस करके आप थोड़ा बेटर रह सकते हो उसमें। फिर अगर आपको बहुत ही दिक्कत हो रही है कुछ एनालाइज करने की, तो मैं कहूंगी कि पूरा मॉक मत सॉल्व करना, फिर एक टॉपिक वाइज मॉक सॉल्व करना, कि बस आरसी ही सॉल्व करना एक दो मॉक्स के, सिर्फ उसको ही एनालाइज करना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सर से पूछना कि सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्यों समझ नहीं आ रहे, तो सर आपको डेफिनेटली उस हिसाब से गाइड करेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था पैरा जंबल्स में कि कैसे करूँ, वो उसको समझ ही नहीं आता था। बट लास्ट लास्ट में आते तक मेरे उसमें बहुत एक्यूरेसी हो गई थी फाइनली। तो ऐसे बहुत टॉपिक्स होंगे जो नहीं होंगे, या तो फिर टेम्पोररी हो जाएंगे, बट मेंस लेवल पे आप जाओगे, या तो फिर कुछ टाइम बाद करोगे तो नहीं होते हैं। तो फिर कुछ प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है किसी भी टॉपिक की, प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक्स देते रहना है। मॉक्स भी आई सजेस्ट बहुत मत देना, टफ नहीं एक है। ही मॉक। हाँ, बहुत मॉक सजेस्ट नहीं करूंगी मैं। बस आप जो मॉक्स दे रहे हो उसको ही अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लो ना, वो सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि आप सिर्फ मॉक्स के पीछे भागोगे विदाउट एनालिसिस, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ टेम्परेरी आपको मार्क्स अच्छे दिखेंगे, बट एग्जाम के दिन फिर आपको रियलाइज होगा कि थोड़ा एनालिसिस कर लेते तो बेहतर रहता। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, उसने कर भी लिए काफ़ी अच्छी खासी प्रिपरेशन, और अगर वो एक बार मॉक सीखने के बाद जब खुद से देने जाएगा तो उसको टफ लगेगा, क्योंकि वो जी खुद जी से कर रहा है, अपनी माइंडसेट से वो कर रहा है, जो भी उसने सीखा है, जितना भी उसने ग्रैप्स करा है, वो सारे आउटपुट निकाल निकाल के वो क्वेश्चंस को कर रहा है। तो मे भी उसको जी आउटपुट कम पड़ सकते हैं, क्योंकि जितना जी ऑफकोर्स जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितने मैंने मॉक सोल्व करे हैं, जितनी मैंने प्रैक्टिस करी, वो आपको नहीं होगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जी जो आज आपके सामने बैठे हैं उनके साथ भी यही हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा ज़्यादा मूक लगाएंगे एक दिन में, उससे अच्छा ये जो मूक दिया है जिसमें गलत हुआ है उसको अपन एनालाइज कर लें, उसको वापस से प्रैक्टिस कर लें, रिवाइज कर लें, उससे ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो मैं सब आप सभी से यही जी कहूँगा, अगर आप खुद से मॉक दे रहे हैं तो आपके गलत होंगे, बहुत ज़्यादा गलत होंगे, और आपको लगेगा कि यार सर करते हैं तो इजी होता है, मैं कर रहा हूँ तो टफ हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा, तो ऐसा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है। अगर आप प्रैक्टिस अपनी बढ़ा लेंगे, प्रैक्टिस कैसे बढ़ानी है आपको, मान लो आपने एक मॉक दिया, तो एक मॉक के अंदर जो सही है उनको भी रिवाइज करिए, जो गलत है उनको भी रिवाइज करिए, और जो स्किप करें उनको भी रिवाइज करिए। ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, जो आपने स्किप करे, एक तो या तो आपको उसका कंसेप्ट नहीं आता तो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, और जो गलत हुए मतलब या तो आपने कंसेप्ट गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा मतलब आपने पढ़ा जो है उसको आपने अपोजिट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, या फिर आपका कंसेप्ट वो क्लियर नहीं है। तो इससे आपको पता लग जाएगा जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, उस पर आपको वर्क करना चाहिए, और फिर आगे आपको प्रैक्टिस के लिए वापस कोई छोटे छोटे क्यूज लगा लो, पूरा मॉक मत दो। जैसे आपको लग रहा है कि यार मेरा फ्रेज रिप्लेसमेंट बहुत गलत होता है, तो आप फ्रेज रिप्लेसमेंट पे पहले लग जाओ, मतलब 2-3 दिन फ्रेज रिप्लेसमेंट करते रहो, उसके पूरे सारे पॉइंट्स आप जान लो, हर एक चीज़ जान लो। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे बताइए, मैं उस पर आपको गाइड करूँगा।
ठीक है, तो ऐसा ही इन्होंने करा था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो एक बैच की स्ट्रेंथ होती थी वो 30 to 40 होती थी। मतलब हम 30 to 40 स्टूडेंट को एक टाइम में एक बैच में पढ़ाते थे। तो उसमें से सिर्फ 2-3 स्टूडेंट, हार्डली 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते थे जो क्लास के नेक्स्ट डे या उसी दिन इवनिंग में हमारे पास डाउट्स लेकर आते थे कि सर ये डाउट्स आ रहा है, डाउट्स आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट डाउट लेकर आ रहा है, इसका मतलब वो घर पे ज़रूर तैयारी कर रहा है, घर पे वो जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, तभी उसके अंदर डाउट्स आए और वो डाउट पूछने आए। लेकिन जो स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो सोचते हैं यार ये मॉक खराब हो गया, छोड़ो अगला देते हैं, अगले में जो सर ने बताया वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जैसे जैसे आप अगला अगला मॉक देते जाएंगे आपको डीमोटिवेशन फील होता जाएगा। आप उसी मॉक को देखिए क्यों गलत हो गया, क्या चीज़ थी जो हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो आप उसी मॉक से सीख करके फिर अगला मॉक दीजिए। और ऐसा कभी मत करना कि गुस्से में आके या आपने उससे मौक से बदला निकालने के लिए हाथों हाथ दूसरा मौक दे दिया, तो वो उल्टा आपको और नेगेटिव लेके जाएगा। आप थोड़ा रुकिए, पहले समझिए, पेशेंस रखिए, शाम को या तो मौक दीजिए या अगले दिन मौक दीजिए, समझ के मौक दीजिए। मौक से आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, मौक से आपको एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब एक लास्ट एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं नया, ठीक है। जी। हम्म। अच्छा, अब एक बार बस लास्ट में बता दीजिए कि आपका इंग्लिश को लेके मतलब आपने कोई टाइम टेबल बनाया था या आपने कुछ सोच रखा था इतना इतना मुझे पढ़ना है और ऐसे ऐसे मैं पढ़ूंगी, मतलब मैं पहले रीडिंग करूंगी फिर वोकेबलरी या फिर ग्रामर या कोई मोक दूंगी, मतलब ऐसा कुछ कुछ भी इंग्लिश को लेके जो भी आपको याद आ रहा हो, जो आपने फॉलो कर रखा हो काफ़ी टाइम तक, तो वो आप प्लीज़ सजेस्ट करिए और बताइए। पहले तो जो मेरा टाइम टेबल था वो तो क्लास की शेड्यूल के हिसाब से ही मैंने बनाया था, जो टॉपिक होता था उस हिसाब से मैं घर आके रिवाइज करती थी, तो वैसा था। एक बार हमारा क्लासेस खत्म हो गए सारे, तो फिर मैं सोचती थी कि वही जो नोट्स थे सर ने जो दिए थे उनको बार बार रिवाइज करूं। अब उसमें मेरा था कि एक सब्जेक्ट के लिए मैंने कुछ टाइम अलॉट किए थे डेली, कि लेट से इंग्लिश 1-2 घंटे डेली करना ही है, उसमें आधा घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा ये सब। तो ऐसा करके मैंने किया था उसको। ओके, तो मतलब ऐसा है कि आप मतलब ऐसा नहीं बनाते थे हर दिन कि आज मंडे है तो आज मैं ये पढ़ूंगी, आज ट्यूसडे है तो ये पढ़ूंगी, ऐसा नहीं सर, बनाते ऐसा थे? स्पेसिफिक नहीं बनाया इसका था, वो तो स्पेसिफिक। मैंने टॉपिक वाइज जैसे होता था वो एक बार पूरे क्लासेस हो गए थे। उसके बाद तो मेरा था कि इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि पेपर में भी ऐसे इंटीग्रेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, आपको किसी भी रूल किसी भी जगह पे अप्लाई करना पड़ सकता है। तो मैंने ऐसे इंटीग्रेटेड पढ़ाई की थी कि रोज इतना इतना टॉपिक अगर आप कर लो तो सफिशिएंट रहेगा। ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज इतना मैंने ये नहीं किया था सेग्रीगेट। ओके, तो इसका मतलब ये आपने इतना स्पेसिफाई होके कोई भी अपना टाइम टेबल नहीं बनाया था, बस आपने देख लिया था हाँ मुझे दो हाँ। तीन घंटे इसको देने हैं तो वो देने हैं। अब वो भले आप सुबह हाँ। दो, शाम को दो, या दिन में दो, या इवनिंग में हाँ, दो। तो उसमें अच्छा, एक टॉपिक हो जाए, 2 टॉपिक हो जाए, उसमें कुछ नहीं, बस इतना टाइम इसको देना ही है ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए, बस वही मेन था। बढ़िया। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन अपना बच गया है। हाँ। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया। बस अ, एक और चीज़ लास्ट में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि वो क्या करते हैं, जैसे आपको पता है यूट्यूब पे कितना कुछ फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, जी। यूट्यूब पे हुआ, जी। टेलीग्राम पे हुआ। तो आपका क्या मानना है, एक ही सोर्स को फॉलो करना चाहिए या हमें जो हमें लग रहा है कि हाँ ये वाला भी सोर्स अच्छा है, वो वाला भी सोर्स अच्छा है, तो सबको फॉलो करना चाहिए? आपका क्या मानना है? सर नहीं, मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रही थी इस चीज को लेके कि बहुत सारी चीजें नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि मैं पहले वो प्रिपरेशन कर रही थी यूपीएससी का, उसमें कर चुकी थी, और टाइम वेस्ट होता है सिर्फ ऑथेंटिक नहीं होते मोस्ट ऑफ द सोर्सेस, वो बस ऐसे ही बिकॉज फ्री मिल रहा है तो आप बता भी नहीं सकते सच है या नहीं है। तो वो सबक सीख लिया था मैंने पहले ही। तो इसके बाद मैंने सोचा कि जो क्लासेस में कर रही हूँ वही सिर्फ सोर्स यूज करूंगी मैं। बाकी मैंने और कहीं पे ना टेलीग्राम पे ना यूट्यूब पे कोई और क्लासेस या कोई सेशंस नहीं किए थे। सिर्फ अपने मॉक्स लगाए थे बस, बाकी कुछ नहीं था, और वो भी सिर्फ 1 या 2 सोर्सेस यूज करके।
क्योंकि मॉक पे भी बहुत प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे आपको मॉक्स देने के लिए भी, बट वो मुझे लगता है कि ज्यादा मॉक देना गारंटी नहीं होता सक्सेस का। आपको बस एक या दो अच्छे प्लेटफॉर्म चूज कीजिए आपको जो कंफर्टेबल लगते हैं उसमें, और बस उन्हीं को अच्छे से फॉलो कीजिए, ओके। सफिशिएंट रहेगा वो। ओके, तो जैसा कि आप सब सुन रहे हैं कि मेरा भी यही मानना है कि जो आपको लगता है कि हाँ ये आपको यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो करिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी अदर टीचर हो। अगर आपको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए सबका पढ़ाया वो सबको समझ में भी नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है हाँ इन टीचर का मुझे जी अच्छा लग रहा है, मैं इससे सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो आप बस उनको ही फॉलो करिए और ब्लाइंडली उनको फॉलो करिए। बस स्मोक लगाते रहिए। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो ऑफकोर्स आपका एग्जाम में भी इंप्रूवमेंट आएगा और आपका एग्जाम भी निकलेगा। ओके, जी। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के जो थे सब कुछ उनका कवर हो गया होगा। तो ये था हमारे सबसे पहले स्टूडेंट नेहा पोटनीस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वन बाय वन करके मैं सभी स्टूडेंट का इंटरव्यू लूँगा और इन सभी से यही पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस करूँगा। तो जानेंगे हर एक टॉपर का कैसे माइंडसेट काम करता है। तो जब आप इन सारे टॉपर्स के रिव्यू या फीडबैक आपस में मिलाएंगे तो कंक्लूजन लगभग सबका सेम होगा। जो रिजल्ट निकल के आएगा उन सबका रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि उन्होंने एक कुछ पर्टिकुलर ऐसा माइंडसेट रहा होगा जो उन्होंने सबने फॉलो करा है, तभी जाके इन सबका रिजल्ट निकल के आया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और लास्ट में जाते जाते नेहा से पूछेंगे कि आपको कैसा लगा फीडबैक क्लास का, कैसा लगा आपको टीचिंग स्टाइल या आपको अप्रोच जो आपको इस जर्नी में हेल्प करी, कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे। क्लासेस की बहुत ज्यादा डेफिनेटली मुझे हेल्प हुई थी। मतलब सर ने तो क्लासेस से लेके मॉक डिस्कशन तक हर चीज में एक एक डिटेल में हेल्प की थी। छोटे से छोटे भी डाउट हो, मैं पूरा पूरा मॉक भी कई बार सर के पास लेके गई थी हेल्प के लिए कि समझ नहीं आता था। या तो न्यूज़पेपर में कभी कोई ऐसा एडिटोरियल आ गया जो समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं सर के पास जाती थी और सर बहुत पेशेंटली अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करते थे कि कैसे करना है क्या करना है, तो उसकी बहुत हेल्प हुई। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका रीजनिंग क्वांट कितना भी अच्छा हो जाए, आपको कम समय में बहुत क्वेश्चंस करने होंगे मेंस में, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो वो मार्क्स हम ज्यादा नहीं ला पाएंगे चाहे कितना भी हम अच्छा हो सब्जेक्ट में। बट इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप टाइमली बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो एक्यूरेट, तो आपको बहुत मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है कि आईबीपीएस पीओ के जो मेरे मार्क्स है उसके 1/3 मार्क्स तो मेरे इंग्लिश की वजह से ही आए हैं। बाकी 2/3 जो बाकी चार सब्जेक्ट मिला के वो उतने मार्क्स आए हैं मेरे। तो इंग्लिश बहुत हेल्प करेगा आपको, आप अगर अच्छे से करो तो आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प होगी उसकी। तो हाँ, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको अच्छे से करना ही चाहिए। ओके, तो जैसा कि आपके शायद 34 समथिंग मार्क्स हैं IBPS PO मेंस में, जहाँ तक। हाँ, 31.25 है इंग्लिश में, अच्छा, टोटल 31। 94.7 ओके। है। वैसे मैं आपके जो स्कोर कार्ड हैं उनको एक बार उनका जो स्कोर है वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में या वीडियो के बीच में जो स्टूडेंट को दिखाऊंगा, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिले और वो भी देखें कि अगर आप मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो क्वांट हो गया रीजनिंग हो गया उसमें हम इतना स्केल पे नहीं जा सकते जितना जी स्केल जी पे हम जी इंग्लिश में जा सकते हैं। या जीए भी जी। अभी पहले क्या होता था, जीए पे स्टूडेंट स्केलिंग ले लेते थे। जीए पे हम्म। कोई 30 ला रहा है, कोई 33 ला रहा है, 34 ला रहा है, तो जीए भी अब इन्होंने अनप्रिडिक्टेबल कर दिया। तो हाँ। जीए में भी वो स्कोप नहीं रहा, अभी सिर्फ इंग्लिश वो स्कोप जी बचा है जिसको लेके हम जी आगे जा सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि कट ऑफ से तकरीबन 20+ मार्क्स हमें लाने पड़ते हैं, तभी हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आता है। जैसे कि आपको शायद आपको 90+ स्कोर है आपका मेंस में। 94.75 है। 94.75 और 63 कट ऑफ गई है। तो आप देख रहे हैं करीब करीब 30 मार्क्स ऊपर है, 30+ ही है, 31 मार्क्स ऊपर है। तो अगर आपको इतनी बड़ी लीड चाहिए तो आपको इंग्लिश भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्वांट तो करना ही पड़ेगा, रीजनिंग भी करना पड़ेगा, जीए भी सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इतनी बड़ी लीड चाहिए, इतनी बड़ी नहीं भी चाहिए, मान लो आपको 20 मार्क्स भी ऊपर चाहिए, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को जेन्युइनली फॉलो करते हैं, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो आप भी ये स्कोर ला सकते हैं जो आज ये लेकर आए। और भी स्टूडेंट हैं कुछ, अब ऑनलाइन के स्टूडेंट मैं आपके सामने उनके इंटरव्यू लेकर आऊँगा। तो आप देखिएगा, इस सीरीज़ को फॉलो करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये सीधा कट टू कट क्वेश्चन और आंसर सेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम
पूरी स्टोरी सुन रहे हैं, फिर जाके हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं। मैंने सीधा टू दी पॉइंट बात करी है, जो आपके लिए बेनिफिट है वही सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं, और आपने आंसर खुद इनसे सुने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं नेहा को, आगे का फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट हो और ये और आगे जाएं, और जो इनके बड़े बड़े एम हैं ये उनको ज़रूर इनकैश करें। ठीक है, थैंक यू और सर, थैंक अभी यू अभी सो मच। इनका मतलब आरबीआई असिस्टेंट में भी हो गया, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हाँ मेंस हो गया है। तो उन सब के लिए भी हम ऑल दी बेस्ट बोलते हैं आपको, और आप बहुत अच्छे से करिए। कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, डेफिनेटली सर, थैंक यू चलिए सो थैंक मच। यू, फिर मिल